हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों के एएमआरएस के टियर 1 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। आंसर की भी आ गई होगी, आप लोगों ने मैच कर ली होगी, आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि कितने आप लोग के मार्क्स बन रहे हैं। अब आप लोग का फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा और आप लोग के एएमआरएस के जो टियर 2 है, उसकी प्रिपरेशन अब आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि टियर 2 में आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। इसमें आपके टोटल आपके 55 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और जो आपके 15 क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे डिस्क्रिप्टिव। तो ये 40 क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं। सिलेबस आप लोग को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों से कि किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे। सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया गया है। बहुत ही डिटेल में नहीं कराया गया, लेकिन जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को अच्छे से सिलेबस बताया था कि किस तरह का आएगा। कुछ क्लासेस भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। अब इसके हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे। प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैंने आप लोग को सॉल्व करा दिया था। नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। आप लोग के को एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और इसके टियर 1 की तैयारी मैंने आप लोग को जो मेरा दूसरा चैनल है पीवाईक्यू ज़ोन के नाम से, उस चैनल पे कराई थी। तो आई होप आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जो मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पर आपको सभी तरह के पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं। इम्पोर्टेंट जितने भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और एमआरएस के भी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने वहाँ पे आप लोग को टियर 1 के लिए प्रोवाइड कराए थे। अब टियर 2 के क्योंकि अकाउंटेंट का आपका है, तो वो आपकी इस चैनल पे तैयारी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इसमें और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following items will appear in the debit side of the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसके डेबिट पक्ष में क्या दिखाया जाता है? अ, वेजेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, परचेजेस है। तो यहाँ पर जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो कि हमारे फाइनल अकाउंट्स का एक हिस्सा होता है, उसका डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस आपने किए होते हैं, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेनली, वो सारे एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। और जो क्रेडिट साइड होता है, वहाँ पर जितनी भी आपकी इनकम होती है, वो सारी दिखाई जाती है। यहाँ पर जो भी एक्सपेंस आपको जो वेजेस है, मज़दूरी है, ये तो किसमें जाएगी? ये हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, वहाँ जाएगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो बता रहा है, यही हमारा आंसर होगा। और यही एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे आपके जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उससे, वो सारे एक्सपेंसेस या इस तरह से कहिए अगर आपको कॉस्ट शीट याद है, तो प्राइम कॉस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ जाती हैं? वो सब दिखाई जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके अलावा या फिर प्राइम कॉस्ट और जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, उसके बाद के जितने एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे एक्सपेंसेस आपके दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वी कैन से बिज़नेस इज़ इन प्रॉफिट व्हेन। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब एसेट एक्सीड्स लायबिलिटी, परिसंपत्तियाँ देनदारियों से अधिक होती हैं। इनकम एक्सीड्स एक्सपेंस, आय व्यय से अधिक होंगे। इनकम एक्सीड्स लायबिलिटीज, आय देनदारियों से अधिक हो, या फिर एसेट एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, परिसंपत्तियाँ व्यय से अधिक हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम कब कहेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर प्रॉफ़िट की यहाँ पर बात की जा रही है, तो हम प्रॉफ़िट में तभी मानते हैं ना कि जब हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है हमारे एक्सपेंसेस से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि जब आय अधिक होगी वैसे। जब एसेट हमारी ज़्यादा होगी लायबिलिटीज़ से, तो हम ये मानते हैं कि हमारे जो बिज़नेस है वो एक बहुत अच्छी स्टेज पर है या अच्छी सिचुएशन में है। जो क्योंकि एसेट और लायबिलिटीज़ कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं और बैलेंस शीट क्या बताती है? किसी एक पर्टिकुलर डेट पर हमारे बिज़नेस का स्टेटस बताती है कि क्या है। और प्रॉफ़िट एंड लॉस अगर हमको देखना है तो उसके लिए हम देखते हैं अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रुपीज़ 100 पेड एज़ सैलरी टू कैशियर धवल वाज़ डेबिटेड टू हिज़ पर्सनल अकाउंट, व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री? यहाँ पर कह रहा है जो कैशियर धवल है, वो वेतन के रूप में दिए गए ₹100 उनके निजी खाते से डेबिट कर दिए गए थे। सुधारात्मक प्रविष्टि क्या होगी? यहाँ पर आपकी जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज़ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो कैशियर धवल हैं उनको सैलरी दी गई थी, ₹100 पेड किए गए थे सैलरी के,
जो कि उनके जो पर्सनल अकाउंट है उससे कर दिए गए हैं डेबिट। तो अब उसके लिए हमको उसकी सुधार करने की एंट्री करनी है, तो एंट्री क्या होगी? तो धवल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट है, धवल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है या फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवल अकाउंट है। क्या एंट्री करेंगे उसकी हम? सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवल अकाउंट किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा। ये सारी चीज़ें आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, ये आपका इंटर 12th भी रहा है कॉमर्स से, तो भी आपने वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो अब ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ। शेष परीक्षण आमतौर पर निम्नलिखित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, 1 क्वार्टर के लिए, 1 ईयर के लिए। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो कब प्रिपेयर किया जाता है, क्या टाइम लिमिट रहती है उसकी? तो यहाँ पर ये 1 ईयर के लिए, जितने भी आपकी अकाउंटिंग होती है, जो भी रिकॉर्ड सब रख रहे होते हैं, वो मेनली आपके फाइनेंशियल ईयर जो 1 ईयर का होता है, उसके लिए ही रखे जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर थोड़े से मॉडरेट लेवल, ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ये आपका पहली वीडियो है जिसमें कि आप प्रिपेयर होंगे कि किस तरह से हमको क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो आपके लिए ईज़ी रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ कैशियर कैन कमिट अ फ्रॉड बाय। एक कैशियर धोखाधड़ी कर सकता है। और कास्टिंग द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक, रोकड़ बही की प्राप्ति पक्ष को बढ़ा करके आंकना। अंडर कास्टिंग द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष को कम करके आंकना। अंडर कास्टिंग द वेज बुक, मजदूरी पुस्तक को कम करके आंकना या फिर ओवर कास्टिंग द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष को ओवर कास्ट करना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कैशियर जो है किस तरह का फ्रॉड कर सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो कैशियर है उसका मेनली काम यही होता है कि कैश कहाँ आ रही है या कहाँ से आ रही है, उसका रिकॉर्ड पूरा रखने का। तो यहाँ पर वो मेन पेमेंट का ही काम करता है, तो ओवर कॉस्टिंग द पेमेंट, जो पेमेंट होता है उसकी ओवर कॉस्टिंग कर सकता है वो साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में पेमेंट करने में ज़्यादा पेमेंट दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन जो होगा वो बैंक समाधान विवरण की विशेषता नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि जो बीआरएस होता है उसकी क्या विशेषता नहीं होगी। तो बीआरएस जो होता है, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कैश बुक रखी जाती है और जो हमारी बैंक पासबुक होती है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे जो पेमेंट है वो जो डायरेक्ट बैंक के थ्रू किए जाएंगे, जैसे चेक है वो डायरेक्ट बैंक में ही आपका पेमेंट आप करेंगे, या फिर आपको कहीं से मिल रहा है तो सीधे बैंक के थ्रू ही कैश आनी है उससे। तो कभी-कभी क्या होता है, दोनों में डिफ़रेंस होता है। तो उस डिफ़रेंस को बराबर करने के लिए या डिफ़रेंस क्यों आ रहा है ये देखने के लिए ये स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। अब क्या विशेषता नहीं है? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंट, ये खातों की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज़ एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। इसे वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय तैयार किया जा सकता है, जब इसकी आवश्यकता हो। इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक विवरण है। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द कॉजेज़ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज़ पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज़ पर पासबुक। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया ही कि बीच में डिफरेंस आ रहा होता है, उसके कारणों को जानने के लिए और उसका निपटान करने के लिए इसको तैयार किया जाता है। अब क्या फीचर नहीं होता है, जो आपके क्वेश्चन ने पूछ रहा था, तो पहला वाला पॉइंट कि ये जो है वो मेन अकाउंट बनाने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं होता, ये पूरी तरह से कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता। कस्टमर इन द सेंस कि एक कंपनी जो है, एक बैंक के लिए कस्टमर की तरह ही तो होती है, तो वहाँ पर वो चाहे कंपनी तो बना सकती है, ना चाहे तो ना बनाए। बैंक इसको बनाकर नहीं देगा, ये कस्टमर जो कंपनी है वो खुद बनाएगी। तो ये एक अकाउंट्स का हिस्सा नहीं होता और रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं होता। पूरी तरह से क्या होता है, ऐच्छिक होता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ममता त्यागी इज गिवन ऑन 31st दिसंबर, यहाँ पर डेट कोई भी हो सकती है। बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक इज 10,000, डिविडेंड ऑफ रुपीज 2,000 was collected by the bank but was entered in the cash book रुपीज 200। What is the कैश बैंक बैलेंस? यहाँ पर कह रहा है ममता त्यागी को ने कुछ जानकारी दी है हाँ, कि पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस जो है वो 10,000 का है, लाभांश का 2,000 रुपए बैंक द्वारा एकत्र किए गए थे, लेकिन रोकड़ बही में सिर्फ 200 ही दर्ज किए गए हैं। तो रोकड़ बही का जो बैंक शेष है वो क्या है? तो यहाँ पर
अच्छा, कैश बुक के एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो कैश बुक का बैंक वाला कॉलम होता है, उसका मिलान किया जाता है। तो क्या आपने पढ़ा होगा, कैश बुक 3 तरह की होती है, एक 1 कॉलम की होती है, जिसमें सिर्फ़ कैश दिखाया जाता है, एक 2 कॉलम की होती है, जो कैश और बैंक के लिए होती है, और 3 कॉलम की जो कैश बुक होती है, वो कैश, बैंक और डिस्काउंट इन तीनों के लिए होती है। तो यहाँ पर बुक और बैंक बैलेंस की बात की जाए, तो कैश बुक का जो बैंक वाला कॉलम है ना, उसका मिलान किया जाता है पासबुक से। तो यहाँ पर क्या वो शेष दिखा रहा होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जो 10,000 का अमाउंट था, इसको सॉल्व जब करिएगा, तो ये जो 10,000 का आपका अमाउंट है, इसमें से हम क्या लेस करते हैं, जो ₹2,000 लाभांश के थे, ठीक है, जिसमें से सिर्फ़ ₹200 ही दिखाए गए हैं, यानी मीन्स 1,800 जो है डिफरेंस जो आ रहा है इन दोनों के बीच का 1,800 का, वो 1,800 जो है मिसिंग है। तो उसी 1,800 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस कर देंगे। इस 10,000 में से इसको हम लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 8,200। ये 8,200 जो है वही शेष दिखाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन कर के आ सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। वही एक तरीका होता है, और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when preparing a bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per cash book, checks issued but not presented within the period should be। जब एक बैंक समाधान विवरण बनाया जा रहा हो, यदि आप रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर चलते हैं, तो अवधि के दौरान निर्मित किए गए किंतु प्रस्तुत न किए गए चेकों को ऐड किया जाएगा, डिडक्ट किया जाता है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड, समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं, नन ऑफ दैट। तो यहाँ पर जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बना रहे होते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाएँगी, कुछ लेस की जाती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम जो कैश बुक है हमारी, उसके डेबिट बैलेंस को लेकर के हम चल रहे हैं, तो वहाँ पर हम किन चीज़ों को अवधि के दौरान निर्मित किए गए परंतु प्रस्तुत ना किए गए चेक को किस तरह से ट्रीट करेंगे। यानी कि तो उनको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो उनको हम ऐड करते हैं, उनको जोड़ा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ प्रेज़ेंट नहीं हुए लेकिन इश्यू किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड ये चीज़ें देखनी है कि कौन-सी ऐड होती हैं, कौन-सी लेस होती हैं, उनको याद कर लीजिए तो ईज़ी रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटरमिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। किसी लेखावधि के लिए व्ययों का निर्धारण निम्नलिखित के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, कॉस्ट, ऑब्जेक्टिविटी, मैचिंग, मटेरियलिटी। तो क्या कह रहा है कि किसी लेखा अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पे किया जाता है, कौन सा मतलब प्रिंसिपल होता है, क्योंकि अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनके बेसिस पे काम होता है। तो यहाँ पर वो हो जाती है मैचिंग। जो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पर आय का व्यय से मिलान किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड एज़ पर। जो व्यक्तिगत खर्चे हैं, उनको डैश के आधार पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मनी मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिज़नेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट या फिर कंज़र्वेटिव्म कॉन्सेप्ट। तो पर्सनल जो निजी खर्चे किए जा रहे हैं, जो निजी व्यय होते हैं, निजी खाते से किए जा रहे हैं, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? क्योंकि वो जो बिज़नेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि व्यवसाय को अलग रखना, जो स्वामी होता है, जो ओनर होता है, उससे अलग रखना। तो वो आपका इस कॉन्सेप्ट की वजह से उनको हम नहीं रिकॉर्ड करते। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन ऑडिट। जो लेखा परीक्षा है उसका क्या अर्थ होता है? एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। व्यवसायिक खातों की पुस्तकों की एक बुद्धिमान और आलोचनात्मक परीक्षा है। इट इज़ डन बाय एन इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। ये एक स्वतंत्र योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट्स। ये ग्राहकों से प्राप्त वाउचर, दस्तावेजों, सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मदद से किया जाता है। The auditor satisfy himself with the authenticity of the financial accounts prepared for a particular period। तो लेखा परीक्षा है किसी एक विशेष अवधि के लिए तैयार किए गए जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे उनको जाँचता है, उसके बाद सेटिस्फाई होता है कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन-सा करेक्ट है, तो यहाँ पर ये चारों ही पॉइंट्स आपके करेक्ट आ रहे हैं। चारों ही पॉइंट्स में ऑडिटिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ हो जाएगा, सारे ही पॉइंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ? इनमें से कौन सा विधि जो है विधि द्वारा अपेक्षित लेखा परीक्षा का एक उदाहरण नहीं है? कंपनीज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, अपने अधिनियम 2013 द्वारा अभिशंसित कंपनियां, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर कंपनीज सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी अंडर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि इनमें से कौन सा जो है विधि द्वारा अपेक्षित लेखा परीक्षा का एक उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपकी HUF है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जो है वो एक लॉ के तहत इसमें नहीं आती है, बाकी ये तीनों ही तरह की आएंगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर? किस प्रकार का अंकेक्षण वर्ष भर चलता है? एनुअल ऑडिट, इंटरिम है, कंटिन्यूअस ऑडिट है, कंप्लीट ऑडिट है? तो यहाँ पर नाम से ही आपको क्लियरली पता चल रहा है, जो कंटिन्यूअस ऑडिट होता है या फिर चालू अंकेक्षण होता है, इसको सतत अंकेक्षण भी बोलते हैं। ये आपका वर्ष भर चलता रहता है। तो ये ऑडिट कब होता है? एनुअल ऑडिट, जब आपके वर्ष के अंत में सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड हम रख लेते हैं, तब इस ऑडिट को किया जाता है। इंटरिम जब होता है, यानी कि वर्ष के बीच में ही जो होता है वो इंटरिम हो जाता है। कंप्लीट ऑडिट जब होता है, यानी कि जब जितने भी आपने अकाउंट्स रखे हैं सबको ऑडिट किया जा रहा है, उसको कहते हैं। लेकिन जो लगातार चलता रहेगा वो कंटिन्यूअस ऑडिट होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ टाइप ऑफ वाउचर्स? निम्नलिखित में से कौन वाउचर के प्रकार के उदाहरण हैं? परचेज रिक्विजिशन स्लिप है, परचेज इनवॉइस है, गेटकीपर्स नोट है, बैंक पेइंग स्लिप है। यहाँ पर वाउचर के कौन सा प्रकार है? वाउचर क्या होता है? जो आपने रिकॉर्ड्स रखे होते हैं, जब ऑडिटिंग का काम किया जाता है तो रिकॉर्ड्स के, जैसे कि आप मार्केट से कोई सामान लेकर के आते हैं तो उसकी कोई आपको रिसिप्ट मिलती है, स्लिप मिलती है, मेमो मिलता है, तो उसके उसको रखा जाता है, जिससे कि आप अगर कहीं पर लिख रहे हैं तो उनको मैच कर सकें कि आपने सही लिखे या नहीं लिखे, कुछ आप भूल तो नहीं गए। तो इसी तरह कंपनी में भी होता है कि जो भी हम परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उन सबका रिकॉर्ड्स रखने के लिए जो स्लिप्स होती हैं, उनको ही वाउचर बोला जाता है। और जब व काम किया जा रहा है ऑडिटिंग का, तो वहाँ पर वाउचिंग की जाती है, प्रमाणन किया जाता है। तो उन्हीं वाउचर्स के से मिलान किया जाता है, जो एंट्रीज़ की गई हैं उसका। तो यहाँ पर कौन से हैं जो वाउचर्स कहलाएँगे? तो कौन से वाउचर्स कहलाते हैं? ये सारे ही आपके आ रहे हैं जो वाउचर्स में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, with respect to income taxable under the head salaries, which of the following is not fully taxable? वेतन शीर्षक के तहत कर योग्य आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से कर योग्य नहीं होगा? कमीशन है, बोनस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, डेयरनेस अलाउंस है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारी सैलरी है, यानी कि जो इनकम होती है उसके 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, और एक आपका एक और हो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड होते हैं। तो यहाँ पर वेतन के बारे में पूछा है, तो वेतन में हम किसे पूरी तरह से कर योग्य नहीं मानते हैं। यानी कि फुली टैक्सेबल नहीं होता है, वो कौन-सा हो जाता है? जो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, वो रहेगा। ये अलाउंस जो है वो कितने का दिया जाता है? ये जो भत्ता होता है ये आपका ₹100 पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग दिया जाता है और अधिकतम 2 बच्चों तक दिया जाता है। इसके ऊपर जितना भी अगर ज़्यादा है, तो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन ऑफ TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन अंडर सेक्शन 194D, टैक्स शैल नॉट बी डिडक्टेड इफ द एग्रीगेट अमाउंट्स ऑफ remuneration or reward credited are paid during the financial year to the पे डज़न्ट एक्सीड। यहाँ पे कह रहा है जो धारा 194D है उसके तहत बीमा आयोग पर TDS के प्रावधानों के संबंध में कर नहीं काटा जाएगा यदि भुगतानकर्ता को वित्तीय वर्ष के दौरान पारिश्रमिक या इनाम की कुल राशि इस अमाउंट से अधिक नहीं है। वो कौन-सा अमाउंट है ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर अमाउंट की राशि जो है वो 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। पहले ये राशि जो थी वो 15,000 थी, लेकिन अब जब अपडेट आए हैं, क्योंकि आपको पता है इनकम टैक्स में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, तो अब जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट जो है वो 20,000 से के से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी ये डिडक्शन मिलती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही देख लीजिएगा और वैसे ही अपने अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कहीं नोट्स बनाए होंगे तो उसमें अपडेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएंट ऑफ पीस रेट सिस्टम? इनमें से कौन सा पीस रेट प्रणाली का प्रकार नहीं है? पीस रेट का मतलब होता है कार्य अनुसार, जितना आपने काम किया है उसके अनुसार आपको जो भी वेजेस है वो दी जाएंगी।
स्ट्रेट फीस रेट सिस्टम, टेलर सिस्टम, गैंट टास्क एंड बोनस प्लान, फ्लैट टाइम रेट सिस्टम। तो कौन एक उसका प्रकार नहीं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लैट टाइम रेट सिस्टम है, सपाट समय दर प्रणाली, वो उसका प्रकार नहीं। इसमें क्या होता है कि आपने एक टाइम वो मान दिया कि हाँ, पर डे का इतना वेजेस दिया जा रहा है। तो उसमें ये रहता है कि किसी ने सपोज़ करिए चेयर बनाने का, किसी ने 4 चेयर बनाई या 1 चेयर बनाई, दोनों को ही इक्वल आप पेमेंट कर रहे हैं। एक कालानुसार भी होता है, जैसे 4 चेयर बनाई है, अगर 1 चेयर बनाने के आप ₹50 दे रहे हैं, तो 4 चेयर बनाने के उसको 200 मिल जाएँगे। लेकिन और जिसने सिर्फ़ 1 चेयर बनाई होगी, उसको सिर्फ़ 50 मिलेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ क्या हुआ, जस्टिस हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है कि सभी को ₹50 आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो 4 बना रहा है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है 4 बनाने का, वो भी 1 ही बनाएगा, क्योंकि उसको भी इक्वली वेजेस मिलनी है। तो यहाँ पर इसलिए ये वाला जो कालानुसार में है, नहीं आता। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरो बेस बजटिंग टेक्निक वाज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो ज़ीरो बेस है या फिर शून्य आधारित जो बजट तकनीकी है, सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की गई थी? पीटर ए पायर, यहाँ पर कहानी किसने प्रारंभ की थी इसकी बात पूछी जा रही है। पीटर ए पायर है, जेबेटी है, रोलैंड एंड हैर है या फिर फ्रेड निल्सन है। तो कौन थे? ये आपके पीटर ए पायर हैं, इन्होंने शुरुआत करी थी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। इसमें ये रहता है कि जो भी हम बजट बनाते हैं, उसमें पहले से कोई आधार नहीं लेते और नए सिरे से सब कुछ शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जस्ट इन टाइम इज़ अ टेक्निक दैट इन जापान एंड यूज्ड फॉर। जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान में आरंभ हुई थी और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज आर पंक्चुअल, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी पाबंद हैं। बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल, बेहतर सूची नियंत्रण। रिड्यूसिंग पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस, समय परी मजदूरी के भुगतान को कम करके। ऑप्टिमाइजिंग द आउटले ऑन इनकमिंग सप्लाई, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए। तो जो ये टेक्निक है कहाँ शुरू की गई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर खुद ही दे दिया, जापान में शुरू करी गई थी। अब है क्या ये जो क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें कि आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए। ऑप्टिमाइजिंग द आउटले एंड ऑन इनकमिंग सप्लाई, यानी कि जो भी हमारी सप्लाईज़ आ रही हैं, जो भी आपूर्ति हमारी आ रही है, उसमें जो व्यय हो रहे हैं, उनको कम से कम किया जा सके। तो जब भी आवश्यकता हो तभी ऑर्डर करना है, जस्ट इन टाइम का मतलब ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप लोग कमेंट करिएगा इसमें से कितने क्वेश्चंस आप लोग के सही हुए, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि आपका अभी की तैयारी का स्टेटस क्या है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। इससे मुझे भी ये आइडिया लगेगा कि आपका लेवल क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।